तो हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी की जो चैप्टर है इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में जो हमारे पास घर को किराए पर देने से इनकम आती है वो कैसे टैक्सेबल होती है। कहने को ये छोटा चैप्टर है, इजी है ना, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट इनकम टैक्स की एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर छोटी 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 बहुत सारी बातें होती है। तो उन सब बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। और आपको हमेशा की तरह मैं कह दूं कि आपको हमेशा हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। घर पे जाके एक पतली पतली कॉपी ले लो हर सब्जेक्ट की और उसमें चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ। एक चैप्टर 2 3 4 पेज के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, इतने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, है ना। मेन मेन बातें उसमें लिखनी है। तो चलिए हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, जो बहुत सिंपल है, बट छोटी छोटी बातें यहाँ पर भी हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? घर को किराए पर देने से जो इनकम होती है उसके बारे में हम बात कर। ठीक है, हम ये सीखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे निकाली जा सकती है। अलग अलग सिचुएशन का मतलब क्या है? अब आप एक बार बताओ। घर किराए पर दिया पूरे साल भर के लिए, हो सकता है 10 महीने के लिए किराए पर दिया हो सकता है घर में एक हिस्से में हम खुद रहते हैं, एक हिस्सा किराए पर दे रखा है। तो ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन में हम देखेंगे कि कैसे इनकम निकलेगी। दिस इज द ओनली सोर्स वेयर वी कैलकुलेट नोशनल इनकम इंस्टेड ऑफ रियल इनकम। हो सकता है हमारी रियल इनकम कुछ और है और टैक्स किसी और इनकम पे लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वो भी आज हमें सीखने को मिल जाएगा। तो नोशनल इनकम मतलब एज्यूम करी हुई इनकम, एक फर्जी इनकम अलग से निकाल करके। हो सकता है आप कहें जी, अच्छा एक बात हो, आपका घर है जिसे 10,000 रुपए महीना किराए पे दिया जा सकता है। 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपका घर किराए पे दिया जा सकता है। तो एक साल का किराया कितना हो गया? 1,20,000। आप कह रहे हैं जी मैंने तो 500 रुपए महीना पे किराए पे दिया, 500 रुपए में दिया, 6,000 रुपए है, और आपको पता है कि भैया 7 लाख 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं, रिबेट मिल जाएगी 87A में। आप कह रहे हो जी कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट कह सकती है ओ भैया ये घर 10,000 महीना किराए पे दिया जा सकता है, तुम 500 में दे रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, हम तो 10,000 महीने की इनकम मानेंगे तुम्हारी। ये आज ही हम सीखेंगे। ठीक है, तो रियल इनकम की जगह नोशनल इनकम पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। नोशनल इनकम को हम एनुअल वैल्यू कहते हैं घर की। जो भी इनकम आएगी उसे क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू। बेसिस ऑफ देखो क्या होता है, जब भी इनकम टैक्स में टैक्स लगता है तो कोई ना कोई उसके लिए कंडीशंस होती कि भैया ये कंडीशन होगी तो ही आपको, जैसे सैलरी के चैप्टर में कोई भी इनकम टैक्स लगाने के लिए एक बेसिक कंडीशन है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर कोई आप कहीं सैलरी मिल रही है लेकिन आप वहां एम्प्लॉय नहीं हो तो वो सैलरी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मान लिया आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और पार्टनरशिप फर्म में आपको सैलरी मिल रही है, तो वहां आप एम्प्लॉय थोड़ी ना हो, तो वो सैलरी सैलरी इनकम में टैक्सेबल ना होकर बिजनेस प्रोफेशन वाले इनकम में टैक्सेबल होगी। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इस चैप्टर के अंदर इनकम टैक्सेबल होगी, नहीं तो हो सकता है अदर सोर्सेज या बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल हो। तो वो क्या है? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। इसका क्या मतलब है? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, इसका क्या मतलब है? जो आपका बिल्डिंग है वो हवा में होगी क्या? नीचे जमीन भी तो होगी। तो नीचे की जमीन और जो बिल्डिंग है वो, उसकी एनुअल वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल होगी, ऑफ विच असेसी इज द ओनर। तो एक और इंपॉर्टेंट बात क्या आई? असेसी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। मतलब आपने एक किराए का मकान लिया, उसे आगे किराए पे दे दिया, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम वो और कहीं टैक्सेबल होगी। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए आप कौन होने चाहिए?
ओनर होने चाहिए। shall be subject to income tax under the head income from house property after claiming deduction under section 24। आपको एक छूट भी मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 24 में। provided such property or any portion of such property is not used by assessee for the purpose of any business or profession। जिस घर की इनकम आप टैक्सेबल कर रहे हो एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसे किराए पर दिया है, उस वाले घर को आप अपने बिजनेस के लिए यूज ना करते। अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो वो फिर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक अलग हेड है। नंबर 3 हेड क्या है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो वो वहां पर इनकम आएगी। यहां पर कब आएगी? जब आपने उसे किराए पर दिया है, ना कि आप उस पर अपना बिजनेस चलाते हो। अगर मान लिया कोई घर किराए पे नहीं दिया और उसमें आप अपना बिजनेस चलाते हो, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। वो कहाँ आएगा? बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड में आएगा। कैरीड ऑन बाय हिम द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू टैक्स। तो जिसका प्रॉफिट आपका टैक्सेबल होता है वो बिजनेस प्रोफेशन में, वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। तो अभी तक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई वो क्या आई कि एक तो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी। एनुअल वैल्यू हो सकता है एक्चुअल रेंट हो सकता है नोशनल इनकम हो, वो निकालना अभी हम थोड़ी देर में सीख लेंगे। दूसरा, बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, मान लिया आपका एक प्लॉट है, खाली प्लॉट। क्या है? होता है प्लॉट, किराए पे दे दिया आपने, वहां पर किसी ने कार पार्किंग बना दी। तो जो खाली प्लॉट दिया, या वो खेती करने लग गया, तो जो खाली प्लॉट दिया है वो क्या बिल्डिंग है उसमें? तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउस तो होना चाहिए, खाली जमीन थोड़ी ना हाउस हो जाएगी। तो बिल्डिंग होनी जरूरी है। अगर बिल्डिंग नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। और असेसी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे ओनर के अलावा डीम्ड ओनर भी हो सकता है। डीम्ड ओनर मतलब मान लेंगे हम ओनर है, तो ओनर होना चाहिए या डीम्ड ओनर होना चाहिए, तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहां तक कोई टेंशन? यहां तक क्लियर है? इसकी कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? एनुअल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर चार्जेबल अंडर द बिजनेस प्रोफेशन। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय असेसी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय हिम। मैं अपना बिजनेस चलाता हूं अपनी ही जगह में, तो वो बिजनेस में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। दूसरा, commercial properties of an assessee engaged in the business of letting out of properties। मेरा काम है किराए पे देना दुकानों को, ऑफिसेस को किराए पे देने का काम धंधा है मेरा। मेरा बिजनेस ही यही है, मैं किराए पे ही देता हूं। तो अगर मेरा बिजनेस ही यही है और मेरी प्रॉपर्टी कौन सी है? रेजिडेंशियल नहीं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी है मेरे पास, और मैं, मेरा बिजनेस यही है कि मैं किराए पर ही प्रॉपर्टी देता हूं, तो जो मेरी इनकम है वो कहां टैक्सेबल होगी? बिजनेस प्रोफेशन। क्लियर? देखिए, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसका काम होता है घर को बेचना, घर को किराए पर देना। तो प्रॉपर्टी डीलर एक तो वो होते हैं जो कि आपने घर किराए पर देना है, तो आपके पास आप क्या करोगे? कहां से ढूंढोगे किराएदार? कहां से ढूंढोगे? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, आप मेरे पास आएंगे, आप कहोगे कि मेरा घर किराए पे दिलवाओ, इसे घर किराए पे चाहिए। ये कहां से ढूंढेगा, कहां से मिलेगा? ये मेरे पास आएगा कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, मुझे किराए पे मकान दिलवाओ। ये मेरे पास आकर कह रहे हैं मेरा मकान किराए पे दिलवा, किसी को दो। ये कह रहा है मुझे चाहिए, तो मैं दोनों के बीच में मीडिएटर बन के दोनों से कमीशन ले लूंगा। उसकी बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ ये हो रही है कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है और मैं उसको किराए पर देता हूँ, और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो वो इनकम मेरी बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और मैं उसे किराए पर देता हूं,
तो और मेरा काम ही यही है, मैं जिंदा इसी पे ही हूँ किराए पे, तो भी ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन कंफ्यूजन? कुछ कंडीशन है इस हेड में टैक्सेबल करने के लिए, तो आप हेडिंग लिखते रहिएगा, जल्दी से लिख लीजिए। एसेंशियल कंडीशन फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर दिस हेड। इस हेड में इनकम को टैक्स करने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, आप हेडिंग लिखते रहिएगा। ऐसे ही आपको घर पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहली है प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, कि जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, और उसके नीचे जमीन है वो होनी चाहिए, उसके साथ की जमीन होनी चाहिए। अगर आपने केवल खाली प्लॉट दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पर टैक्सेबल तो होगा लेकिन यहां टैक्सेबल नहीं होगा। आपने किराए पर दिया है, ठीक है, खुद रहते हैं जिस मकान में, वो भी टैक्सेबल नहीं होता। किराए पे दिया, किराया पर किस चीज के लिए दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किराए पर दिया, जिस इंसान को किराए पे दिया वो खुद रहता है, वो मकान में बिजनेस करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, है ना। और अगर वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और मेन बिजनेस ही आपका यही है तो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। दूसरा, असेसी कौन होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। अगर असेसी ओनर नहीं है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना होकर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि ओनर होना या डीम्ड ओनर होना चाहिए। डीम्ड ओनर क्या होता है वो अभी हम सीखेंगे। या तो ओनर होना चाहिए या तो शुड बी ओनर और डीम्ड ओनर, या तो ओनर होना चाहिए या डीम्ड ओनर होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? डीम्ड ओनर क्या होता है उसको हेडिंग डालिए फटाफट, और इसमें भी आप केवल हेडिंग ही लिखेंगे। तो डीम्ड ओनर क्या होता है, देखिए, आपको पता है कि हम जो इनकम टैक्स लगाते हैं वो स्लैब के हिसाब से लगाते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक की आपको रिबेट मिल जाती है, और ओल्ड में आपको 5 लाख तक की रिबेट मिल जाती है। वैसे 2.5 और 3 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स लगता नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लिया किसी इंसान की इनकम है 6 लाख सपोज, और नए टैक्स रिजीम में तो 7 लाख तक तो फ्री है। मान लिया किसी की इनकम 10 लाख है तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपनी 10 लाख की इनकम को 5-5 लाख रुपए की 2 हिस्सों में बांट दे, 5 लाख की इनकम अपनी दिखा दे और 5 लाख की इनकम अपनी वाइफ की दिखा दे, तो टैक्स दोनों में से किसी को भी नहीं देना पड़ेगा, तो बच गया या नहीं? तो ऐसा करते थे लोग, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। इसलिए उन्होंने कंडीशन लगाई कि कौन होना चाहिए, ओनर होना चाहिए एसएससी। लेकिन लोगों ने क्या करा, घर में बीवी है, उसकी कोई इनकम नहीं है, अपना घर बीवी के नाम कर दिया। अब एसएससी कौन है, ओनर कौन है, उसकी वाइफ। अभी इनकम किसके नाम पर आएगी, उसके वाइफ के। 5 लाख रुपए तक की उसकी माफी, 5 लाख इसकी बिजनेस की इनकम माफी, दोनों टैक्स देने से बच गए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा भैया ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी वाइफ को बेच रहे हो असेट तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी वाइफ के नाम ऐसे ही कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो हम आपको ही ओनर मानेंगे, आपकी वाइफ को नहीं मानेंगे ओनर। तो क्या लिखा है पढ़े, यहां लिखा है अगर इंडिविजुअल ने अपना घर अपनी वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया है, अदरवाइज देन फॉर एडुक्वेट कंसिडरेशन, इसका मतलब घर कायदे से जितने का है उससे कम में। अब देखो, हस्बैंड वाइफ को बेच रहा है, 1 करोड़ का घर 90 लाख में तो बेच सकता है, लेकिन 1 करोड़ का घर 10-20 लाख में नहीं बेच सकता। तो इन एडुक्वेट कंसिडरेशन का मतलब अपर्याप्त प्रतिफल, मतलब जो सेलिंग प्राइस है बहुत ही कम है। तो अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो हम ट्रांसफरर किसे बोलते हैं, जो असेट को ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर ही वो होता है जिसको असेट मिल रही है।
तो ट्रांसफरर को ही डीम्ड ओनर माना जाएगा और उसी की इनकम आएगी। देखो कैसे, मान लिया मिस्टर ए है, मिसिस ए के नाम पर उन्होंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी कर दी। तो सेक्शन 27 क्या कह रहा है, अगर और सेलिंग प्राइस, मान लिया ये 1 करोड़ का मकान है और इन्होंने फ्री में दे दिया इनके नाम, तो फ्री में दे दिया तो सेक्शन 27 क्या कह रहा है, सेक्शन 27 कह रहा है मिस्टर ए ही डीम्ड ओनर माने जाएंगे और हम मिस्टर ए की ही इनकम निकालेंगे, मिसिस ए को ओनर हम नहीं मानेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन? लेकिन एक बात और समझो, मान लिया मिस्टर ए और मिसिस ए का तलाक हो गया, मिस्टर ए ने मिसिस ए के नाम, कोर्ट ने ऑर्डर करा भैया घर दो इसे, मिस्टर ए ने अपना घर मिसिस ए को कर दिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है इनकम मिस्टर ए की मानेंगे। वो तो बेचारा मर जाएगा, एक तो तलाक हुआ, घर गया और उसकी इनकम मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो नहीं होगा यहाँ। उसके लिए क्या लिखा है यहाँ, नॉट कवर केसेस जहां पर ये ट्रांसफर करी है इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर अलग अलग हो रहे हैं, तलाक हो रहा है और उसमें प्रॉपर्टी दी है, फिर वो क्लबिंग फिर नहीं होगा, फिर हम ऐसा नहीं मानेंगे, फिर तो मिसिस ए की ही इनकम मानी। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े। तो अब बीवी के नाम तो कर नहीं सकते, बीवी के नाम करते ही क्या होगा, तलाक। ये भी है, ये भी हो सकता है भैया। आजकल पता चला बीवी के नाम करा, बीवी भाग गई और घर भी हाथ से गया, बीवी भी भाग गई, है ना। तो घर में बीवी के नाम नहीं करा तो और इंसान टैक्स बचाने के लिए सोच सकता है घर में छोटा बच्चा है उसके नाम कर देते हैं, तो माइनर चाइल्ड। तो यहां पर वो ही सेम बात लिखी है, माइनर चाइल्ड को करा है तो वापसी ओनर वही माना जाएगा जो ट्रांसफरर है। क्लियर? लेकिन एक और बात लिखी, मान लिया किसी ने अपनी बिटिया की शादी करी और वो माइनर है, कानून के हिसाब से सही नहीं है लेकिन शादी तो हो गई। अब 16 साल की लड़की है, शादी कर दी, उसके नाम घर कर दिया, क्या ससुराल वाले घर वापसी करने देंगे? अब नहीं। तो क्या रखा, अगर माइनर मैरिड डॉटर के नाम पर करा है तो वापसी नहीं, तो हम नहीं मानेंगे डीम्ड ओनर। अदरवाइज माइनर के नाम पर अगर कोई भी ओनर प्रॉपर्टी करेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड ओनर मानेंगे। ये भी क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो नोट डाल रखा है, वेयर द इंडिविजुअल ट्रांसफर कैश टू हिज और हर। मान लिया इंडिविजुअल ने क्या करा, किताबों पे दिखाने के लिए कि नहीं हम इसे बेच रहे हैं, पहले क्या करा, आपने माइनर चाइल्ड के अकाउंट में पैसे डाले, फिर उसे दिखाया खरीद रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एक और फिर डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर डीम्ड ओनर कब है, जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। यहां तो दिखाया कि पैसा पूरा लिया है। लेकिन एक और चैप्टर लास्ट में हम पढ़ेंगे, क्लबिंग बोलते हैं उसको, उसमें यही सारे पॉइंट होंगे कि क्लबिंग का मतलब इनकम किसी और की इनकम में आ जाएगी, तो यहां से बच जाएगा ना, तो वहां पकड़ा जाएगा। वहां पर ये होगा कि वहां पता क्या लिखा उस चैप्टर में, माइनर चाइल्ड की सारी इनकम जो उसने खुद नहीं कमाई है, अपनी टैलेंट से नहीं कमाई है, सारी पेरेंट की इनकम में जुड़ जाएगी, वहां ये लिखा है, तो वहां से बचेगा नहीं। तो मतलब आप अपना इनकम किसी और के नाम पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको घर किराए पर देना हो और इनकम बचानी हो तो मेरे पास तरीका है, वो घर मेरे नाम कर देना। आपकी इनकम आपके नाम पर क्लबिंग नहीं होगी, जुड़ेगी नहीं, क्योंकि वो स्पाउस और माइनर चाइल्ड है, मेरे नाम कर सकते हो। तो घर अपना मेरे नाम कर देना, तो इनकम, हाँ घर मेरे नाम कर देना, रेंट लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ कैपिटल गेन भी मैं दे दूंगा, टेंशन मत। घर एक बार करो तो सही ना। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, मान लिया जो एस्टेट है, जो घर है, उसके कई ओनर हैं, लेकिन ये नहीं पता कौन कितने परसेंटेज का ओनर है। मान लिया एबीसी 3 ओनर है और ये नहीं पता कि कितने ओनरशिप कितने परसेंटेज है।
हम बांट नहीं पा रहे, तो जिसके कब्जे में वो है उसे ओनर मान लेंगे। मान लिया ए बी सी है, ए के कब्जे में घर है, तो उसे हम मान लेंगे ओनर। ठीक है। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पता है कई जगह क्या होता है, आपको घर खरीदना है तो जनरली आप क्या करते हो, घर खरीदना है तो पैसा दिया, आप अपने नाम पर घर ट्रांसफर कराया, चाबी मिली, घर में आप रहने लग गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी ऐसी होती हैं कि वो घर 1 करोड़ रुपए का है ना, तो वो कहेंगी कि आप हमारी सोसाइटी, घर तो सोसाइटी के नाम ही है, घर आपके नाम होगा ही नहीं कभी। लेकिन उसमें ये लिखा है सोसाइटी के लॉज में कि जो हमारा सोसाइटी का मेंबर है ना, उसको हम रहने के लिए घर देंगे, और मेंबरशिप फीस जो है वो घर की वैल्यू के बराबर है। मतलब 1 करोड़ रुपए का घर है तो वो कहेंगे आप हमारी सोसाइटी में मेंबर बनो, 1 करोड़ रुपए दो और आप इस घर में रह लो। तो उस सिचुएशन में ओनर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन किराया तो मुझे मिल रहा है, तो इन्होंने कहा भैया मैं ही ओनर माना जाऊंगा। लीगल ओनर कौन है, सोसाइटी, लेकिन इनकम टैक्स किसे ओनर मानेगा, मुझे, क्योंकि मैंने घर किराए पे दिया। क्लियर है। अगर ये बात नहीं लिखी होती तो सोसाइटी को टैक्स देना पड़ता, जबकि इनकम, रेंटल इनकम तो मुझे मिल रही है ना, ये बात। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है, आपको पता है, जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं ना, तो उसमें बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होता है रजिस्ट्री के नाम से, कि मैं घर खरीद रहा हूं तो रजिस्ट्री अपने नाम करा रहा हूं, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तो किसी जान पहचान वाले से खरीदें तो कई बार क्या होता है कि मैंने खरीदा, पेमेंट कर दी, रहने लग गया, लेकिन रजिस्ट्री अभी नाम नहीं हुई, 6 महीने साल भर में करा लेंगे क्योंकि पैसे सारे खत्म हो गए। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती। तो लीगल ओनर तो मैं हुई नहीं, रजिस्ट्री तो मेरे नाम है ही नहीं अभी। लीगल ओनर तो आप हैं जिसने मुझे मकान बेचा, लेकिन एक्चुअल में तो ओनर भी हूं, मैं पैसे दे चुका रह रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि भैया मेरे पे, मतलब मैंने आपसे मकान खरीदा, पैसा दे दिया, चाबी मिल गई, मैं रहने लग गया, मैंने किराए पे दे दिया, तो रेंटल इनकम मेरे लिए टैक्सेबल होगी, इवन दो मैं लीगल ओनर नहीं हूं। लीगल ओनर आप हैं, मैं क्या मानू जाऊंगा, सेक्शन 27 के हिसाब से डीम्ड ओनर, और मेरी ही इनकम होगी। इन शॉर्ट, एक्चुअल में जिसकी जेब में रेंट जा रहा है उसी को टैक्स देना। समझ में आ रही है बात, ये बात है। क्लियर। नेक्स्ट, पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 इयर्स। आपने नाम सुना है कभी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? ये जो हमारा मकान है, ये हमने गवर्नमेंट से लीज पर ले रखा है, 99 ईयर की लीज। कहने को लीज है, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम ओनर ही तो हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर अपनी पे सरकार आ गई, गवर्नमेंट अपने पे आ गई और 99 ईयर खत्म हो गए, तो वो कह सकती है निकलो यहां से। समझ रहे हो आप? तो अभी उस बात को 40 साल 50 साल हुए, अभी 50 साल बचे हैं, लेकिन लीज पर है। लीज होता है एक तरीके से किराए पर, पट्टे पर। तो अगर 12 साल से बड़ी लीज है तो उसे ओनर, वरना तो मैं क्या कहूंगा, मैं ओनर थोड़ी ना, मैंने तो लीज पे ले रखा है गवर्नमेंट से। कह रहे ना 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 ना, 12 साल से ज्यादा है ना टाइम, तो आप ही ओनर हो, आपको ही ओनर मानेंगे। समझ में आती है बात? तो 12 साल से बड़ी लीज है तो क्या मानेंगे, ओनर। कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐसी होती है जो टैक्सेबल नहीं होती, आपको रेंट मिल रहा है तो भी टैक्सेबल नहीं है। ये कब होगा? वैसे भी तो रियल लाइफ में 11 साल के लिए होती है बहुत सारी, 12 साल की लोग कराते हैं, 11 साल की रेंट पे चढ़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 11 महीने की लीज पर रेंट, 11 महीने का लीज होता है रेंटल जनरली, जो हम किराए पे देते हैं। जैसे इसमें ना कि 12 साल से, अरे गवर्नमेंट से मिलता है ना हमें, तो वैसे कौन 11-12 साल के लिए लीज पर दे रहा है, तो वो तो फिर चलेगा तो लंबा ही चलता है ना। वो 11 साल के बाद तो फिर वो वापस देना। आप बताओ, मेरे से आप एक मकान खरीद रहे हो, पूरी कीमत दे रहे हो, टैक्स बचाने के लिए 11 महीने के लिए 11 साल का लीज लोगे, 11 साल बाद तो मेरी हो जाएगी फिर वापस प्रॉपर्टी वो। तो आप टैक्स बचाने के लिए ऐसी बेवकूफी थोड़ी ना करोगे। तो कुछ इनकम ऐसी हैं जो टैक्स लगता ही नहीं, इनकम हो रही है लेकिन टैक्स। फार्म हाउस, आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर मैंने कोई जमीन किराए पर दी है
और उस पर खेती हो रही है या खेती के लिए सामान रखा जा रहा है। फार्म हाउस दो तरीके के होते हैं, एक फार्म हाउस जहाँ शादियां होती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। एक फार्म हाउस वो जहाँ पर खेती होती है, खेती से रिलेटेड सामान रखा जाता है। ऐसा फार्म हाउस मैंने अगर किराए पर दिया है तो उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है वो, और एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो फार्म हाउस पर रेंटल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप किसी बिजनेस, देखो एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने घर किराए पे नहीं दिया फिर भी इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ नोशनल इनकम पे टैक्स लगता है। मान लिया आपके पास 4 घर है, तो ये कहते हैं 2 घर तो हम फ्री कर देंगे, बाकी के 2 घर पे आपको टैक्स देना है। इनकम नहीं हो रही तो भी आपको, जी हमने तो किराए पे नहीं दिया, क्या है कोई बात नहीं, हम मान लेंगे किराए पे दिया है, और टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए ये पॉइंट लिखा है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, उस बिजनेस की इनकम कहां दिखाओगे? हेड नंबर 3 में, बिजनेस प्रोफेशन में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप जिस घर में खुद रहते हो, ऐसे 2 घर माफ है, 2 से ज्यादा नहीं। क्लियर? 2 घर माफ। पैलेस ऑफ एक्स रूलर, पुराना राजा महाराजा का कोई परिवार है, उनका एक महल है। अब ज्यादातर लोगों ने क्या कर रखे हैं, महल महल जो है ना, होटल बना रखे हैं महल को, है ना। तो लेकिन अगर मान लिया महल है तो वो फ्री है उसके लिए, क्योंकि वो मर जाएगा, इतना टैक्स बैठेगा उसके ऊपर। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटी की, लोकल अथॉरिटी के बाद तो लाखों प्रॉपर्टी है, तो उसको माफ है। उसको नगर निगम वगैरह के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना उन्हें। हाउस प्रॉपर्टी साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, उन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है। जैसे लोकल अथॉरिटी वो दे देती है, कभी क्वार्टर दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और वो बंदा रेंट पे रहता है, तो उसका होगा? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है, कोई लोकल अथॉरिटी है, हम कह रहे हैं ना 2 से ज्यादा मकान फ्री नहीं होंगे, तो लोकल अथॉरिटी के पास 100 मकान है खाली पड़े हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे, इसलिए लिखा है। ठीक है। तो आपकी इनकम है, आपके लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी वो अप्रूव्ड होते हैं सेक्शन 1023C में, तो अगर वो अप्रूव्ड हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए हाउस प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सबके लिए माफ है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो कानून बना रही है, वो अपने लिए तो माफ करेंगी ही करेंगी, तो पॉलिटिकल पार्टी की हाउस प्रॉपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स बचाने के लिए लोग एक टेक्निक अपनाते थे, क्या? ध्यान से सुनना। मेरे पास 5 हाउस प्रॉपर्टी है, टैक्स लगेगा 2 से ज्यादा पे। मैंने कहा मैंने घर के बाहर एक बिजनेस का बोर्ड टांग दिया, प्रॉपर्टी डीलर। क्या डाल दिया मैंने? कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं और ये मकान मैंने बिजनेस के लिए डाल दिए एज ए स्टॉक। तो मेरी जो 5 प्रॉपर्टी थी, मैंने उसे क्या बोला? स्टॉक है, और मैं इसे बेचूंगा जी, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं। और फिर मैं कहूंगा बिक नहीं रहे वो मेरे। ये सब सेटिंग जुगाड़ है, सीए के निकाले हुए हैं। तो वो सीए के पास जो कहेगा यार मेरा टैक्स बचाओ, उन्होंने कहा एक काम करो, बोर्ड टांगो प्रॉपर्टी डीलर, दिखाएंगे प्रॉपर्टी डीलर हो, आप कहोगे बिक ही नहीं रहा मकान। क्या मकान बिकना आसान है? नहीं बिक रहा जी। तो जब इन्हें पता चला, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2 साल तक तो हम मान लेंगे कि नहीं बिक रहा मकान, 2 साल तक तो मान लेंगे मकान नहीं बिक रहा, माफ कर देंगे। लेकिन
लेकिन 2 साल के बाद हम टैक्सेबल कर देंगे, चाहे वो आपने किराए पर दिया है नहीं दिया, हम उसे टैक्सेबल कर देंगे। मतलब एनुअल वैल्यू वही है, 2 साल तक माफी मिलेगी बस स्टॉक इन ट्रेड की, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट है, वेयर द असेसी इज ए बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउस प्रॉपर्टी वुड बी इन स्टॉक इन ट्रेड और रेंटल इनकम वुड बी असेसेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर रेंटल इनकम आ रही है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी अभी 2 साल बाद। 2 साल तक तो माफ है, 2 साल के बाद क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। हाउ एवर वेयर द असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो हमारी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो, फिर हमारी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। ये पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आ गए अब हम असली चीज पे, बोरियत दूर हुई, न्यूमेरिकल निकालते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए। जल्दी से लिखना शुरू करिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे हम बोलेंगे GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पता पूरी चैप्टर है ना, 2 चीजों पर टिका हुआ है। एक तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना, अलग अलग सिचुएशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू अलग अलग तरीके से निकलेगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी मानो रेंट, मन में क्या मानो, जो रेंट मिला, ठीक है, मान लिया, सोच लिया मन में, जो रेंट मिला वो क्या है, GAV। मान लिया 2 लाख रुपए साल का मिला, तो वो क्या है। अच्छा आपको पता हाउस टैक्स लगता है, इनकम किसे बोलते हो, जो पैसा आया या जो पैसा आया माइनस एक्सपेंस, तो खर्चा भी तो माइनस होगा भाई, तो जो म्युनिसिपल टैक्सेस दिया है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ओनर ने दिया हो, पता चला किराएदार से कह दिया भैया तू इधर टैक्स, तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपकी जेब से तो गया ही नहीं, फिर आपकी जेब से जा रहा है तभी तो माइनस होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां लिखा है पेड, क्या लिखा है, पेड। पेड का मतलब कि ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। और ये हर जगह है बात, जहां भी गवर्नमेंट की जेब में पैसा आना होता है ना, तो गवर्नमेंट कहती है भैया जब असली में पेमेंट करोगे तो ही छूट मिलेगी, ये गवर्नमेंट की जेब में जाएगा टैक्स। तो गवर्नमेंट कह रही है जब असली में दोगे तभी छूट मिलेगी, और कौन देगा, ओनर। ओनर देगा, पेमेंट करेगा, तो ही माइनस होगा, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले GAV, GAV में से क्या लेस करोगे, म्युनिसिपल या लोकल टैक्सेस पेड बाय ओनर, और फिर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। इसमें से सेक्शन 24 में 2 डिडक्शन मिलेंगे आप, सेक्शन 24 में 2 डिडक्शन मिलेगी। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। मैंने CA इंटरमीडिएट के लिए जब मैं पढ़ रहा था, उस बात को हो गए 27 साल, तो उस समय ये नहीं था, उस समय ये था 9 पॉइंट थे, ये डिडक्शन मिलेगी, ये डिडक्शन, ये डिडक्शन, ये डिडक्शन, ये डिडक्शन, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा पॉइंट होते थे, परेशान करते थे। तो उन सब के लिए, जैसे मान लिया, अब एक बात बताओ, मैंने अपने किराएदार से रेंट लेना, मैं रहता हूं गाजियाबाद, मेरा किराएदार है दिल्ली में, दिल्ली में घर है किराए पे दे रखा है, अब मैं उससे किराया लेने के लिए, वो देता नहीं है, मैं उसके यहाँ दिल्ली जाता हूँ, फिर उससे लेके आता हूँ, आने जाने में मेरा हर बार 200-300 रुपए का खर्चा या 500 रुपए का खर्चा हो जाता है, तो वो भी तो माइनस करूंगा मैं, कलेक्शन चार्जेस, ऐसे और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो पहले अलग अलग डिडक्शन मिलती थी, इन्होंने कहा भैया वो सब छोड़ो, आसान करते हैं, 30% चटर पटर खर्चों के लिए आपको छोड़ दे, अब और कुछ नहीं मिलेगा आपको, 30% माइनस कर, जो भी एनुअल वैल्यू है उसका 30% खर्चे के लिए माइनस कर। अच्छा मैंने कहा भैया ये जो घर है मैंने लोन पर लिया हुआ है, और लोन पर मैं क्या देता हूँ, इंटरेस्ट, भैया वो तो मेरा सारा पैसा तो इंटरेस्ट में चले जाता है, ये तो जेन्युइन है, तो मुझे एक और छूट मिलेगी 24B में, किस चीज की, इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो मैंने लोन लिया है ना, उसकी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ठीक है। इस साल का और प्री पीरियड अभी फिलहाल लिख लो, करंट ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमें एक दो क्लास अगली क्लास में सीखने को मिलेगा। बस आप ये मानो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको छूट मिल जाएगी। जो भी आप लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हो हाउस लोन पर, क्योंकि ये तो जेन्युइन खर्चा है ना। एक बार बताओ, मान लिया आपको रेंट मिला 2 लाख और आपने इंटरेस्ट दे दिया 3 लाख, तो आपकी क्या इनकम हुई? कोई इनकम ही नहीं हुई आपकी कायदे से, तो इसलिए उसे माइनस कर दे। और आंसर क्या आएगा? इनकम फ्रॉम। ये है पूरे चैप्टर में भी यही करना है बस। तो आंसर 5-7 लाइनों में आ जाता है इस चैप्टर में। क्वेश्चन 10-15 मिनट के अंदर, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा 10-15 मिनट नहीं तो 5-5 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है इसका। सबसे अच्छी बात ये है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो वो एक रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर होता है। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपके लिए टैक्सेबल है, या रेंट इंडिया में मिला तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपने इंटरेस्ट और लोन दिया है, टीडीएस काटा नहीं, तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ये क्या होता है इसे समझ लो। टीडीएस का नाम सुना? क्या होता है टीडीएस? मान लिया मैंने आपको इंटरेस्ट दिया, आपके लिए क्या है ये इंटरेस्ट? इनकम। तो आपके लिए कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन आप गवर्नमेंट को बताते ही नहीं हो, तो गवर्नमेंट ने इसका रास्ता क्या खोजा? मैं तो बताऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि मुझे छूट चाहिए। तो मैं तो उछल उछल के बताऊंगा मैंने इंटरेस्ट दिया है। तो गवर्नमेंट कहती है आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना, इसमें से 10% टैक्स काट लो, और जिस आदमी को पेमेंट कर रहे हो उसका टैक्स काट करके हमारे पास जमा कराओ, और उस आदमी से उसका परमानेंट अकाउंट नंबर पूछ के उसी के अकाउंट में जमा कराओ। लेकिन आप जमा कराओ। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो हम आपको छूट नहीं देंगे। तो मैं तो जरूर काटूंगा टीडीएस भैया, मेरे को छूट नहीं मिलेगी। और एक बार आपका टीडीएस काटा और आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पहुंच गया तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा आपकी इनकम है। तो अब आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा कि आपकी इनकम है और आपको बताना। ठीक है, बात समझ में आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी। आप दे रहे हो ना इंटरेस्ट, तो जिसको इंटरेस्ट दे रहे हो उसको देते हुए टैक्स काट कर दो। ठीक है, तो 30% आपको क्यों मिल रहा है? कोई भी खर्चा होगा उसके लिए मिल रहा है ना? ठीक है, 30% कब नहीं मिलेगा? अच्छा एक बताओ, 30% किस चीज का मिल रहा है? एनुअल वैल्यू 0 है तो उसका 0 का 30% क्या होता है? तो लिखा है कि अगर हमारी एनुअल वैल्यू नील है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। जैसे आप जिस घर में खुद रहते हो, 2 घर माफ है, उस 2 घर की एनुअल वैल्यू क्या है? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0 हो जाएगी। और आपको बताया था स्टॉक इन ट्रेड 2 साल तक माफ है, तो उसकी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि माफ है वो। ठीक है, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको उसका। चलो अब हम फाइनली आ गए हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो न्यूमेरिकल करेंगे और आपकी बोरियत दूर होगी। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसकी 5-6 कंडीशन है अलग अलग सिचुएशन में। तो पहली हेडिंग डालिए, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। केस नंबर 1, अगर हमने घर को पूरे साल के लिए किराए पर दे रखा है, अगर घर को पूरे साल के लिए किराए पर दे रखा है तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी, ये हम निकालना सीखते हैं। अगर हमने घर को पूरे साल के लिए किराए पर दिया हुआ है, पूरे घर को पूरे साल के लिए, पूरे घर को पूरे साल के लिए किराए पर दिया है, तो हमारी इनकम कैसे आएगी? घर पूरा पूरे साल के लिए किराए पर दिया, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी कैसे आएगी? बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू होती है जिसके हिसाब से लोकल अथॉरिटी टैक्स लगाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो म्युनिसिपल वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें सबसे पहले। आपको टेंशन नहीं, क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी म्युनिसिपल वैल्यू।
फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपका मकान, मान लिया मेरा मकान यहां पर है, अड़ोस पड़ोस में मकान मेरे जितना मकान होंगे ना, कितने रुपए किराए पर जाते हैं, एक रेट होता है ना लगभग। भैया यहाँ आजकल किराया चल रहा है 15,000, 20,000 रुपए 3 कमरे, 25,000 3 कमरे, एक कमरा 8,000, 10,000, एक रेट होता है ना लगभग आसपास लोकेलिटी में, वो क्या है, फेयर रेंटल वैल्यू। टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन में दे रखा होगा। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी होगी, फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी होगी, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लो, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लेते हैं। जैसे कि इमेजिनरी फिगर लेकर बताता हूं, मान लिया म्युनिसिपल वैल्यू है 70,000, फिर रेंटल वैल्यू 60,000, दोनों में से ज्यादा क्या है, 70,000। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन। अच्छा, इसी सीक्वेंस में चलना तो फायदे में रहो। फिर एक होती है स्टैंडर्ड रेंट। पता है कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, कि कहीं ऐसा ना हो मकान मालिक जो है अपने किराएदार का खून ना चूस ले, तो उन्होंने बता रखा है इससे ज्यादा किराया नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम रेंट, जिसको नाम क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेंट बोल रखा है बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि इससे ज्यादा रेंट नहीं होगा, है ना। मान लिया गवर्नमेंट ने क्या रखा है 55,000, अब गवर्नमेंट खुद ही कह रही है 55,000 से ज्यादा रेंट नहीं होगा, तो 55,000 से ज्यादा अमाउंट हमने कैसे कह दे कि म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा या क्या है। तो जो हमारा निकल के आया था और स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो, तो दोनों में से कम क्या है 55,000, और इसे क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। अभी लिख लो, समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, 5-6 पॉइंट कराऊंगा, अभी आराम से 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान। क्या इसे क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब कायदे से इस घर का किराया इतना होना चाहिए, अगर आप कहते हो इससे कम है तो गवर्नमेंट इसी पे टैक्स लगाएगी, इससे कम नहीं मानेंगे वो, ये मिनिमम है जिस पर टैक्स लगेगा। एक्चुअल रेंट, जो आप कह रहे हो एक्चुअल रेंट, अगर आप कह रहे हो एक्चुअल रेंट जी 40,000 है, गवर्नमेंट कहेगी ना ना ना, जो भी ज्यादा है हम तो 55,000 पे लगाएंगे, आप झूठ बोल रहे हो। गवर्नमेंट कह रही है एक्सपेक्टेड रेंट 55 है, आप कह रहे हो जी हमें 40 मिला, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं मानते 55 पे लगाएंगे। अगर आपने ये कह दिया हमें 80,000 मिला है, गवर्नमेंट कहेगी शाबाश हम 80,000 पे लगाएंगे, तो दोनों में से जो ज्यादा है उस पे लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत आसान, दोबारा से बताता हूं, आप चाहें तो उस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फिर क्या लिखोगे, फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों में जो भी ज्यादा है, फिर क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो भी कम है, इसे क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर इसे किससे कंपेयर करोगे, एक्चुअल रेंट से, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो क्या होगा, GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। यही तो करना है बस, बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन करते हैं, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हाउस नंबर 1, फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू दोनों को कंपेयर करना है ऊपर नीचे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू आपस में इधर उधर होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्टैंडर्ड रेंट नीचे बाद में लेना। तो फेयर रेंटल वैल्यू क्या है 10,000, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है 11,000। बताओ इन दोनों में से क्या करते हैं, दोनों में से जो भी ज्यादा है, तो क्या ज्यादा है, फिर स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो भी कम है, क्या कम है, फिर एक्चुअल रेंट, दोनों में से जो भी ज्यादा है, तो क्या निकल कर आएगा, GAV। तो GAV कितना निकल कर आया 13,000। और हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा हमसे,
एनुअल वैल्यू होती है जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। आज ही लिखवाया आपको, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर लिखवाया था ना। म्यूनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। 11,000 का 10% कितना होता है? 1100। तो क्या आंसर आ गया? 11,900। ये आंसर आ गया। म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद एनुअल वैल्यू आ गई 11,900। कोई टेंशन है तो बताइए, या सन में नहीं आया? सेकंड हाउस, फेयर रेंटल वैल्यू 13,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000, जो भी ज्यादा हो 13,000, स्टैंडर्ड रेंट 11,000, जो भी कम हो 11,000, एक्चुअल रेंट 10,000, जो भी ज्यादा हो 11,000, 10% म्यूनिसिपल वैल्यू का टैक्सेस है तो 1200, तो 9,800 रुपीज आ गया। और प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 3 हाउस, फेयर रेंटल वैल्यू 12,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 11,000, जो भी ज्यादा हो, फिर स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो, एक्चुअल रेंट जो भी ज्यादा हो, और म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% माइनस होकर 13,900 आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ हाउस, फेयर रेंटल वैल्यू 14,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 19,000, जो भी ज्यादा हो, स्टैंडर्ड रेंट 25, जो भी कम हो। मैंने हर केस ले लिया इसमें, जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठ सकती हैं सारा ले लिया, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। नाइनटीन फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू 28, स्टैंडर्ड रेंट 17, एक्चुअल रेंट 22, 10% 28, 19,200। सिक्स्थ हाउस, फेयर रेंटल वैल्यू 25, म्यूनिसिपल वैल्यू 29, जो भी ज्यादा हो, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल ही नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे, उसे जीरो नहीं मानेंगे। आराम से देखिए और बताइए मुझे, अगर आपको किसी भी घर की वैल्यू निकालने में कोई भी कंफ्यूजन हो या टेंशन हो। बहुत आसान है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।